नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का शानदार निर्णय। लीजिए गुप्ता जी, खीर बनाई है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना। मजाक 2 दिन से खीर की रट लगाए हो, क्या मैं नहीं जानती आपको? कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हो, और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या खीर बनाई है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वो दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ निर्मला जी का चेहरा गुप्ता जी के मानस पलट पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि छोटे बेटे सचिन की आवाज ने उन्हें झकझोर कर दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। गुप्ता जी अपनी पत्नी निर्मला जी की मीठी यादों में खोए हुए थे। अचानक से बेटे की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं। चलिए चलिए, कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर्ड शिक्षक गुप्ता जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा प्रवीण और छोटा बेटा सचिन है। बड़ी बेटी और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, सो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार वो 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आ गए। दरअसल यह घर गुप्ता जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, यह सोचकर रिटायर होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था गुप्ता जी ने इस घर में। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर अभी तक गांव में ही रह रहे थे। निर्मला जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी, क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना, यही ठीक है, सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। गुप्ता जी का दिल तो करता था बम्बई आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी इच्छा मर जाती थी। लेकिन जब निर्मला जी भी नहीं थी, इसलिए गुप्ता जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपनी बेटे बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। घर में घुसते ही गुप्ता जी के पैर गुदगुदे मैट पर पड़े और ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदेह सोफे पर जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग यहीं हो। घर की तो काया पलट कर रख दी बेटा तुमने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले, तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है, सोचते हुए गुप्ता जी मन ही मन अपनी पत्नी निर्मला से बात करने लगे। निर्मला, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितना खुश होती। यह आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे। तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बनाकर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। लाइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा, तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में। लेकिन यह क्या, सचिन तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, मेरा कमरा तो यह है ना? नहीं बाबूजी, यह आपकी बहू मीना का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए शहर में आया हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो सचिन ने लंबी चौड़ी छत के कोने में बनी टीन के छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि इस कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था ही कर दी है। कहते हुए सचिन ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। गुप्ता जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ।
उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर धम्म से पटक दिया हो। उन्हें पलटकर देखा तो सचिन अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। सब देखकर बाबूजी खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। वो इस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है जहाँ बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए कबाड़ खाने का कमरा, कहते हुए अपनी संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। निर्मला कहते कहते उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। अब वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, कौन खाना बनाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी। फिर मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया, नहीं अभी मैं कबाड़ नहीं हूँ। कहते हुए गुप्ता जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। सचिन अपनी पत्नी मीना और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग सकपका गए। बाबूजी चाह रहे थे कि मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि सचिन के दोनों बच्चे पार्क में जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उनके साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए, उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे सचिन को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपनी शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब सचिन के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छी तरह से बात की, लेकिन सचिन को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही सचिन का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा। उन्हें अपने कमरे में जाने के कबाड़ खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने सब्जियों दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था, थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ मजाक मस्ती भी हो जाता था और अपने हमर उम्र के लोग से साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरा ले रही थी। इतने में बहू की आवाज आई, लीजिए बाबूजी चाय, कहते हुए मीना चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमा के चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी गाड़ा था जिसे पहनना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदी बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दें कि चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे। पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक मुंह सुकोड़ ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते गुप्ता जी ने घड़ी की तरफ देखा, दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्की ली और नीचे उतर आए।
सोचा यह देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। छोटी बहू मीना ने मेज पर थैला और 200 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू हाथ पकड़ते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती है। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसा उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी निर्मला जी से बातें करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल अपने बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गईं। गुप्ता जी के दिल में अपने बड़े बेटे प्रवीण के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी ज़्यादा ताज़ा हो गई। इस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छुपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मुंह में दातुन चबा रहे थे तो प्रवीण ने तकासा जवाब दे दिया, बाबूजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाकर कीजिए, आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछली यादों के सैलाब में डूबे गुप्ता जी को पता ही नहीं चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की प्यार भरी बातें सुनकर गुप्ता जी की आंखें भर आईं। रुंधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वो अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वाकई किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वह भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए। जीवन बहुत बोझ सा लगने लगता है। गुप्ता जी सोचने लगे, निर्मला जी तो स्वर्ग सिधार गईं, अच्छी भली तो बैठी, बेचारी बस हल्का सा बुखार और सर्द दर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागन आपके कंधों पर जाऊं, यही तो कहती थी वो हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वो अकेली रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उसका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ इन लोगों के साथ। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छुपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हो गए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही ढोल बैर बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाज कानों में पड़ी, आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू मीना की आवाज़ में बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह सुनने की देर थी कि गुप्ता जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी दिन देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों को क्या दोष निकालूं जब अपना बेटा ही स्वार्थी निकला। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र वो प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ का फोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे गुप्ता जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है।
गुप्ता जी जो अपने बेटों द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रोहसी आवाज में बोले, दीनानाथ मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने दीनानाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर बाद मित्र से बात करने के बाद गुप्ता जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाई। बाबूजी आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे। दरवाजा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ, शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदी हुए घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़खाना दे दिया रहने के लिए, और तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं अब वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसी हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी आपने तो हमें पल में पराया कर दिया। बेटा बहू कहने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, यह तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी तक इतना कठोर दिल नहीं हुआ है, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। बेटा बहू पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे और बाबूजी गजब की आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।